गुमराह एपिसोड 292। वो दोनों भी ये बात खूब अच्छी तरह जानते थे कि मैं फिरदौसी को उनके रहमो करम पर छोड़कर भागने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। लिहाजा वो बड़े मुतमईन अंदाज में मुझसे खासा फासला रखकर कमरे से निकले थे। पिस्तौल अब उन दोनों ही के हाथों में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर आए, अचानक जानी ने पिस्तौल हाथ से फेंककर दूसरे हाथ से उस हाथ की वो कलाई थामकर रानों के दरमियान दबा ली जिसमें वो पिस्तौल पकड़े हुआ था। उसकी ये हरकत इस कदर अचानक और इस्तरारी थी कि वो दूसरा आदमी कुछ समझ ही ना सका। फिर इससे पहले कि वो जानी के हाथ से बहता हुआ खून देखकर कुछ समझ सकता, खुद उसके हाथ से भी पिस्तौल छूटकर अलग जा गिरा और वो भी बिलबिलाते हुए खाली हाथ से अपना पिस्तौल वाला हाथ थामकर नीचे बैठ गया। मेरा ख्याल था कि मेरे जोर जोर से बोलने की आवाज सुनकर आबी जरूर बेदार हो गया है। वो बिस्तर से उठकर सूरत हाल मालूम करने के लिए फिरदौसी के कमरे की तरफ आया होगा, मगर दरवाजे से ही हमारी बातों से असल हकीकत जानकर वापस गया होगा और पिस्तौल पर साइलेंसर चढ़ाकर उन दोनों के बाहर आ जाने का इंतजार करने लगा होगा। फिर जैसे ही वो बाहर आए, उसने उन दोनों को बारी बारी निहत्ता और मफलूज करके मेरी मुश्किल आसान कर दी। ये महज मेरा अंदाजा था, हकीकत इसके बरक्स थी। उन दोनों को अपने अपने हाथ दबाए अजियत से मुंह बनाते देखकर मैंने बिजली की सी तेजी से झपटकर उनके हाथों से गिरे हुए दोनों पिस्तौल उठा लिए और उन्हें हिकारत से देखते हुए तंज़िया अंदाज में पूछा, अब क्या हाल है मेरे बच्चों? अपने बॉस की फतेहयाबी के बारे में अब क्या राय है तुम्हारी? उसी वक्त चटकी हल्की सी आवाज के साथ पूरी गैलरी बकाए नूर बन गई। मैंने फौरन चौंक कर उधर देखा जिधर स्विच बोर्ड था और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। वहां आसिया हाथ में एक साइलेंसर चढ़ा रिवॉल्वर लिए खड़ी थी। मैं जिसे आबी का कारनामा समझे था, वो दरअसल काम आसिया ने किया था। हैरत की बात मेरे लिए ये थी कि गैलरी में नीम तारीकी थी, कोई चीज साफ और वाज़ेह दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बावजूद उसकी चलाई हुई दोनों गोलियां बिल्कुल ठीक निशाने पर लगी थी। ऐसी माहिर निशानाबाज हो चुकी थी मेरी वो बहन, जो कभी पटाखे की आवाज सुनकर भी सहम जाती थी। अचानक मुझे उनके चौथे साथी का ख्याल आया, जो बाहर बैरूनी दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था इन तीनों की वापसी का। मैंने जल्दी से आसिया से कहा, आसिया लाइट बंद कर दो यहाँ की, इनका एक और साथी बाहर बैरूनी दरवाजे के साथ खड़ा हुआ है। रोशनी देखकर वो चौंकिन्ना हो जाएगा और खतरा महसूस करके निकल भागेगा यहाँ से। मैं उसे इनके साथ ही बांध देना चाहता हूँ। आसिया ने फौरन लाइट बुझाई और मेरे करीब आकर बोली, इन्हें बांधना क्यों चाहते हैं भाईजान? एक एक गोली उतार दे इनके सीनों में और ठंडा करके किसी गंदे नाले में फेंकवा दे। वक्त बर्बाद ना करें इन पर। तय तो मैंने यही किया है, लेकिन पहले इनका दीदार करा दूं बाकी लोगों को, उसके बाद यही करना है हमें इनके साथ। फिर मैंने उन दोनों के पीछे जाकर कहा, तू उधर जाके आबी को जगा दे आसिया, और उसे इधर भेजकर फिरदौसी के पास चली जा। वो बेहोश पड़ी हुई है। इन जलील कुत्तों ने पता नहीं क्या किया है, सिर्फ दहशत के मारे तो होश गुम कर देने वाली औरत नहीं है वो। आसिया जल्दी से आबी के कमरे में जा घुसी। मैंने पीछे से उन दोनों की गर्दनों में हाथ डालकर बारी बारी उनकी रगें मसल डाली। वो अपने हाथों की तकलीफ भूलकर चुपचाप जहां बैठे थे वहीं लंबे लंबे लेट गए। उनसे फारिग होकर मैंने गैलरी में लगी ग्रिल के साथ खड़े होकर इमारत के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा। वो आदमी जिसे मैंने गेट से लगा देखा था, शायद आसिया के गैलरी में रोशनी करने से चौंकिन्ना हो गया था। उसने खतरे की बू महसूस कर ली थी, या मुमकिन है रोशनी में उसने आसिया को और मुझे गैलरी में पुरस्कार तौर पर हरकत करते देख लिया हो। वो दोनों हाथों में स्टैंड गन संभाले तेज तेज कदम उठाता हुआ ऊपर आने के लिए जीनों की तरफ बढ़ रहा था। मैंने पिस्तौल सीधा करके उसे निशाना बनाने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि मैं गोली चलाता वो सीने में दाखिल हो गया। मैं बेआवाज दौड़ता हुआ आबी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और आसिया को धीमी आवाज में कहा, आसिया अभी बाहर ना निकलना जब तक मैं ना कहूं, और आबी को भी रोके रखना अंदर ही। उसे हिदायत देकर मैं इसी तरह बेआवाज दौड़ता हुआ जीने के दरवाजे की आड़ में जा ठहरा। नीचे से आने वाला बहुत ही मोहतात अंदाज में ऊपर चढ़ रहा था। उसके कदमों की हल्की सी आवाज भी सीढ़ियों पर सुनाई नहीं दे रही थी। चंद मिनट बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कोई शख्स ऊपर आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। मुझे उसकी सांसों की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। शायद ऊपर आने के बाद आखिरी सीढ़ी पर रुककर वो माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। चूंकि वो गेट के पास तेज रोशनी में खड़ा रहा था, लिहाजा गैलरी के नीम तारीक माहौल में उसे देखने में दुश्वारी हो रही थी। मैं दीवार के साथ लगा सांस रोके उसके सीढ़ियों से बाहर कदम रखने का इंतजार कर रहा था। चंद ही लम्हे बाद मैंने उसका पांव आगे बढ़ते देखा, और जैसे ही उसका दूसरा पांव बाहर आया, मेरी टांग बिजली की सी तेजी से हरकत में आ गई। दूसरे लम्हे वो धप की आवाज के साथ औंधे मुंह गैलरी में गिरा। गिरते हुए उसकी स्टैंड गन उसके नीचे दब गई थी। मैं उसके गिरते उस पर झपटा था, मगर वो मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा फुर्तीला साबित हुआ। मेरे करीब पहुंचने से पहले ही वो लोट लगाकर सीधा हो गया था। उसने अपनी स्टैंड गन तेजी से मेरी तरफ सीधी करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए यही काफी था कि वो सीधा हो गया था। ट्रिगर दबाकर मुझे गोली का निशाना बनाने का वक्त उसके पास नहीं था, और ना ही मैं उसे अपनी मोहलत देने को तैयार था। लिहाजा उसके पलटते ही मेरी ठोकर उसके बाएं पहलू में एनुस जगह पर पड़ी जहां गुर्दा होता है। वो तड़प उठा था और उसके हाथों में पकड़ी हुई गन छूटकर उसके सीने पर गिरी थी। मेरी दूसरी ठोकर उसके चेहरे पर लगी। उसके साथ ही मैंने लात मारकर स्टैंड गन उसके हाथों की पहुंच से दूर फेंक दी। गन उसकी पहुंच से जरा दूर हो गई, मगर मेरी टांग उसकी गिरफ्त में आ गई। उसने लेटे ही लेटे मेरे पांव का पंजा और एड़ी थामकर उसे मोड़ना शुरू कर दिया। फिर अचानक झटके से ऊपर उछाल दिया।
میرے لیے اپنا توازن قائم رکھنا ممکن نہیں رہا. میں سنبھلنے کی انتہائی کوشش کے باوجود کسی کٹے ہوئے شیطیر کی طرح نیچے گر پڑا. وہ میرے نیچے گرتے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے اسٹین گن اٹھانے کے لیے لپکا. میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اٹھ کر اسے پکڑنے اور اسٹین گن حاصل کرنے سے روک سکتا. لہٰذا میں نے لیٹے ہی لیٹے اسٹین گن کی طرف جس لگائی اور عین اس لمحے جب وہ اسٹین گن اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تھا میں اس پر جا گرا اور بجلی کسی تیزی کے ساتھ اسٹین گن کو نال سے پکڑ کر دور پھینک دیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ میری دونوں ٹانگیں اس کے سینے پر اس زور سے پڑی کہ وہ الٹ کر پیچھے جا گرا. میں نے اٹھنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی. بہت ہی تیزی سے اٹھ کر اس پر جا پڑا تھا. میں اسے کسی قیمت پر بھی دوبارہ گن حاصل کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا. اس کی بھی تمام تر کوشش یہی تھی. وہ بھی مجھے گن پر گرفت کرنے کی ذرا بھی مہلت دینے کو تیار نہیں تھا. ہم دونوں ہی اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم میں سے جسے بھی گن حاصل کرنے کا موقع مل گیا وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے گا. میں نے اسے دبوچ کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈالنا چاہا مگر وہ بھی کچھ کم پھرتیلا اور کم جنگجو نہیں تھا. اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے شانے پکڑ کر اس نے مجھے پرے دھکیل دیا اور بہت ہی تیزی کے ساتھ اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا. میں نے بھی اٹھنے میں اسی جیسی چستی اور پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا. بس اب کھیل ختم ہو گیا. شیر اور چیتے کی لڑائی سے فائدہ ہمیشہ بی لومڑی کو ہی ہوتا ہے. اچانک آبی کی آواز سنائی دی. ہم دونوں نے ایک ساتھ نگاہ اٹھا کر آبی کے کمرے کی طرف دیکھا. آبی دروازے کے درمیان اپنا چپشا تھامے کھڑا تھا اور اس سے 2 قدم آگے آسیہ کھڑی تھی. اس کے ہاتھوں میں وہ اسٹین گن موجود تھی جس کے حصول کے لیے ہم دونوں زور آزمائی کر رہے تھے. بازی کو یوں اچانک اپنے ہاتھوں سے نکلتے دیکھ کر میرے ساتھ لڑنے والے نے ایک لمحے آبی اور آسیہ کو دیکھنے کے بعد کہا, ایک اکیلے اور نہتے آدمی پر 2 آدمی ہتھیار تان کر کھڑے ہیں. یہ کوئی جواں مردوں والا کام تو نہیں ہے. آبی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا, ایسے مذاق تو نہ اڑا یار ہماری جواں مردی کا. دیکھتا نہیں ہے تو ہم میں سے ایک تو خاتون ہے اور تجھے اصل خطرہ اس خاتون کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن سے ہی ہے. جبھی تو میں نے کہا تھا شیر اور چیتے کی لڑائی میں فائدہ ہمیشہ بی لومڑی کا ہی ہوتا ہے. تو کیا سمجھ رہا تھا یہ بات میں نے اپنے لیے کہی تھی؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے اگر تو اپنے بارے میں بھی اسی خیال کا اظہار کر دیتا تو. میں نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا. ہمیں آپس میں چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھ کر اس شخص نے موقع غنیمت جانا اور ایک دم پیچھے مڑ کر دوڑ لگا دی. اسے بھاگتے دیکھ کر آسیہ نے للکار کر کہا, بزدل کمینے رک جاؤ نہیں تو میں گولی چلا دوں گی. اس نے آسیہ کی للکار کی پرواہ کیے بغیر برآمدے میں گرل کے پاس پہنچ کر دونوں ہاتھوں سے گرل تھامی اور پھر اس سے پہلے کہ آسیہ کی پکڑی ہوئی گن سے گولیاں اس تک پہنچتی وہ جیسے ہوا میں اڑتا ہوا گرل کے اوپر سے گزر گیا. ہم تینوں دوڑتے ہوئے گرل کے پاس پہنچے. اس دوران وہ نیچے لان میں پہنچ چکا تھا اور دوڑتا ہوا عمارت کے مین گیٹ کی طرف چلا جا رہا تھا. آسیہ نے دوبارہ گن اس کی طرف سیدھی کی مگر وہ کسی چھلاوے کی طرح تھا. میں نے کسی شخص کو اتنا تیز دوڑتے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. آسیہ گن سیدھی کر کے اس کا نشانہ لیتی ہی رہ گئی اور وہ پلک جھپکتے میں بغلی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. گولی چلنے کی آواز رات کے سناٹے میں دور دور تک سنائی دی گئی ہوگی. آس پاس کے گھروں میں اچانک چہل پہل نظر آنے لگی. مکانوں کی لائٹیں جلنے لگی اور ہر مکان کے مین گیٹ پر مقرر مسلح چوکیدار جلدی جلدی باہر نکل کر ایک دوسرے سے صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگے. مگر وہ چھلاوا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا کہ کسی کو بھی نظر نہ سکا. میں نے کہا, یہ تو بہت برا ہوا آبی, تو ادھر جا کر فیروز وغیرہ کو خبر کر جلدی سے. میں ان تینوں کو کسی کمرے میں ڈال دیتا ہوں اتنی دیر میں. بات پولیس تک ضرور پہنچے گی اب. ہاں یار یہ تو بہت ہی برا ہو گیا. سالا کوئی بازیگر لگتا تھا مجھے تو. اتنی اوپر سے کودنے کے بعد بھی صحیح سلامت چلا گیا یہاں سے. کسی معمولی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یہ سالا کوئی جن ون کی قوم سے لگتا تھا مجھے. آبی حیرانی سے بولا, او جا یار خواہ مخواہ وقت برباد نہ کر. ابھی ہمارے پاس حیران ہونے اور تبصرہ کرنے کے لیے بالکل وقت نہیں ہے. جا کر جلدی سے فیروز کو خبر کر. اس ناگہانی مصیبت سے نمٹ لے پہلے, پھر جو کہنا ہو کہتے رہنا. اس کے جانے کے بعد میں نے آسیہ کے ساتھ مل کر ان تینوں بے ہوش پڑے آدمیوں کو اٹھا کر آبی کے کمرے میں ڈال دیا اور ایک چادر پھاڑ کر اس کی پٹیوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. اس کام سے فارغ ہو کر ہم کمرے سے باہر نکلے تو اسی وقت آبی کے ساتھ فیروز, انور کمال اور گل زمان تقریباً دوڑتے ہوئے وہاں آن پہنچے. فیروز نے گرل کے پاس رک کر عمارت کے مین گیٹ کے کھلے ہوئے بغلی دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا, انور تم فوراً گیٹ پر پہنچو اور باہر موجود لوگوں میں گھل مل کر اسی طرح واقعے کے بارے میں سوالات کرنا جیسے تمہیں کسی بات کی خبر نہ ہو. اگر کوئی اس خیال کا اظہار کرے کہ گولی چلنے کی آواز ہمارے گھر سے آئی تھی تو تم اس کی نفی کرو گے اور لوگوں کو یہ یقین دلاؤ گے کہ اس سلسلے میں تم بھی دوسروں سے زیادہ کچھ نہیں جانتے. جی اچھا. یہ کہہ کر انور تیزی سے نیچے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد فیروز میری طرف مڑ کر بولا, کون شخص تھا جیلانی, کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ شخص نہیں تھا وہ, اشخاص تھے بھائی. 4 آدمی تھے اور وہ فردوسی کو اٹھا کر لے جا رہے تھے. وہ تمہیں بر وقت پہنچ گیا ورنہ ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ادھر کیا ہو گیا ہے. حیرت کی بات ہے کہ اس آئزک کے بچے کو اس جگہ کا پتہ کیسے معلوم ہوا. اوہ 4 آدمی تھے, یہ تو اور بھی زیادہ حیرت کا مقام ہے. بقول تمہارے وہ آدمی آئزک کے تھے تو کیسے بزدل اور کم ہمت تھے کہ ذرا بھی دیر جم کر مقابلہ نہ کر سکے اور معمولی درجے کے چوروں چکوں کی طرح بھاگ کھڑے ہوئے. فیروز نے حیرت سے کہا,
सब नहीं भागे हैं यार, 3 उधर लेटे हैं आराम से, बस एक ही भागा है, वो किसी बाजीगर की औलाद था शायद। अच्छा, तो तुम 3 को पकड़ने में कामयाब हो गए हो? क्या कहते हैं वो, आइजक ने भेजा था उन्हें? फिरोज ने उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैंने उसके पीछे चलते हुए जवाब दिया, अभी वो कोई बयान देने के काबिल नहीं है, बहुत गहरी नींद सो रहे हैं, 1 घंटे से पहले तो वो हरकत करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। वैसे उनसे सवाल जवाब करके वक्त ज़ाया ना करना फिरोज। फिरोज कमरे के दरवाजे में रुककर मेरी तरफ मुड़कर चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि अभी इस काम के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। सबसे पहले तो हमें पुलिस को यहाँ पहुंचने से पहले ही रोकने का कोई बंदोबस्त करना चाहिए। मैं, आबी और आसिया, हम तीनों ही पुलिस को मतलूब हैं। अगर हकीकत हाल जानने के लिए पुलिस यहाँ आई और हम में से किसी की झलक भी उसको नजर आ गई, हमारी यहाँ मौजूदगी का उन्हें शुबा भी हो गया, तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी उनसे, और तुम लोग भी ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। बेशुमार उलझनें और परेशानियां खड़ी हो जाएंगी हम सबके लिए। वो मुस्कुराकर बोला, इसकी तुम फिक्र ना करो, अनवर को मैंने इसीलिए बाहर भेजा है, वो किसी को इस तरफ आने नहीं देगा, किसी को पता नहीं चल सकेगा कि गोली कहाँ से चलाई गई थी। लोगों ने नींद की हालत में गोली चलने की आवाज सुनी थी, चनाचे कोई यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि गोली की आवाज किस मकान से आई थी या सड़क की तरफ से आई थी, और ये कि वो हकीकतन गोली चलने की आवाज थी या नहीं। किसी गाड़ी के बैकफायर की आवाज भी तो हो सकती है। वो अनवर कमाल उन लोगों को इस तरफ नहीं आने देगा, बहरहाल ये तुम इत्मीनान रखो। मैंने उसके साथ कमरे में कदम रखते हुए कहा, ये सब कुछ ठीक ही सही, फिर भी एहतियात तो करना ही चाहिए ना। हमें इन तीनों को और आसिया वगैरह को हमें इस हिस्से से फौरी तौर पर हटा देना चाहिए। रात के इस पहर में अगर हम इन लोगों को यहाँ से लेकर निकले तो क्या इलाके के लोग मुतवज्जो नहीं होंगे हमारी तरफ? फिरोज बोला, मैं यहाँ से बाहर निकलने को नहीं कह रहा हूँ, मकान के उस हिस्से से निकालकर उधर ले जाने को कह रहा हूँ जिधर हम रहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम? अगर पुलिस के आने का ही खौफ है तो ये काम हम पुलिस को गेट में दाखिल होते देखकर भी कर सकते हैं, इसके लिए इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है आखिर? फिरोज हमलावरों का जायजा लेते हुए बोला, मेरे यार, बात सिर्फ पुलिस की नहीं है, ये भी ख्याल करो कि उस कुत्ते आइजक को इस जगह का पता चल गया है। मैंने चिढ़कर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, आइजक को जब इस जगह का इल्म हो गया है तो क्या वो उस जगह से वाकिफ नहीं होगा जहां तुम इन्हें ले जाना चाहते हो? हाँ, उस जगह का इल्म नहीं है उसे, ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। वो मेरी तरफ मुड़कर हैरानी से बोला, ये तुम कैसे कह सकते हो? ये यकीन क्यों है तुम्हें कि वो उसका इल्म नहीं रखता? सीधी सी बात है यार, हैरत है तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। वो फिरदौसी बेगम को इसीलिए तो उठाकर ले जाना चाहते थे कि उससे हमारा पता मालूम करें, उसे पकड़कर हमें बाहर निकलने और सामने आने पर मजबूर करें, वरना उससे क्या दिलचस्पी है उन्हें? इसका तो साफ मतलब यही हुआ कि वो नहीं जानते कि इसी मकान की पुष्ट पर जो मकान है वहां मैं मौजूद हूँ। अगर वो ये जानते होते तो फिरदौसी को उठवाने के बजाय पूरी कुव्वत से इमारत के उस हिस्से पर धावा बोलते जहां मैं मौजूद था। हाँ, तुम्हारी बात समझ में आती है जिलानी। इसका मतलब है कि आइजक या उसके किसी आदमी ने फिरदौसी को यहाँ देख लिया है किसी तरह। शायद वो बरामदे या खिड़की में से किसी बाहर गुजरने वाले को दिखाई दे गई थी और उन्होंने रात होते ही चढ़ाई कर दी यहाँ। चूंकि पहला ही कमरा फिरदौसी का था इसीलिए सबसे पहले वही मिल गई इन्हें। मगर यहाँ तुम कैसे पहुंच गए इस वक्त? मैंने उसे अपने इधर आ जाने के बारे में बताने के बाद कहा, मैं बहुत बर वक्त पहुंचा था, इसीलिए उन लोगों को फिरदौसी के कमरे में ही जा पकड़ा। अगर मैं ना आता तो वो फिरदौसी को बांधने के बाद दूसरे कमरों की भी तलाशी लेते और फिर आबी और आसिया भी हत्थे चढ़ जाते उनके। अगर ऐसा हो जाता तो हम अंधेरे में बुरी तरह मारे जाते, हमें तो बर्बादी कर देते वो रजील। लेकिन अल्लाह को यह मंजूर नहीं था, इसीलिए वो कामयाब नहीं हो सके अपने इरादों में। फिरोज बोला, अच्छा, अब इन तीनों को लेकर चलो यहाँ से। ऐसा ना हो कि हम बातें करते रहें और वो जो निकल भागा है बचकर एक पूरी फौज लेकर आन चढ़े हम पर। ये तो वो जान ही चुका है कि उसके बॉस के तमाम मतलूबा लोग जमा है यहाँ पर। हाँ, ये तुमने ठीक कहा जिलानी, वो हमें निकलने का मौका नहीं देंगे यहाँ से, वापस जरूर आएंगे वो हमें घेरने के लिए। वो 3 आदमी थे, हम तीनों ने एक एक को कंधे पर डाल लिया और ले जाकर एक खाली कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान आसिया की कोशिशों ने फिरदौसी बेगम के होश बहाल कर दिए थे और वो उसे साथ लेकर दूसरी तरफ आ गई थी। उन्हें इस तरफ छोड़कर हम दोबारा उस हिस्से में वापस पहुंच गए। अनवर भी वापस आ गया था। उसने बताया कि मामला रफा दफा हो गया है। किसी को शुबा तक न हो सका कि गोली हमारे मकान में चली थी। लोगों का ख्याल है चूंकि गोली की आवाज के साथ किसी इंसान की चीख नहीं सुनी गई और गोली भी सिर्फ एक ही बार चली थी, लिहाजा ये महज इत्तेफाकी हो सकता है। शायद कुर्बो जवार में कहीं कोई हादसा हो गया है। सब लोग मुतमईन होकर वापस चले गए। किसी ने पुलिस को इत्तला भी ना दी क्योंकि खामखा कोई पुलिस के चक्कर में पड़कर अपनी नींद खराब करने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, इस वक्त तो बात टल गई है, लेकिन अब हमें फौरी तौर पर किसी और ठिकाने का बंदोबस्त करना होगा। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा जिलानी, सुबह होते ही सबसे पहला काम यही करना है हमें। ये मकान अब महफूज नहीं रहा। मकान के उस हिस्से को यूं ही छोड़कर हम सब वापस आ गए। सभी की नींदें उड़ चुकी थी। यूं भी सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं रही थी। 4:15 बज रहे थे। हम ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। आसिया और फिरदौसी भी वहीं मौजूद थी। फिरदौसी ने हमें देखते ही पूछा, कौन लोग थे ये?
कुछ पता चला? वो आइजक के भेजे हुए आदमी थे। खैर, दिन का उजाला फैलना शुरू हो गया है। दोबारा रात होने से पहले पहले हमें किसी दूसरे ठिकाने का बंदोबस्त कर लेना चाहिए, नहीं तो शायद कल का सूरज देखना भी नसीब ना हो हमें। आबी बोला, शराफत अली को फोन करो, उसके पास कोई ना कोई जगह जरूर होगी जहां हम डेरा डाल सकें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा है आबी ने, शराफत अली जरूर कोई इंतजाम कर सकता है। फिरोज बोला, फिरदौसी बेगम, आप सब लोगों के लिए नाश्ते वगैरह का इंतजाम करें, उस वक्त तक दिन पूरी तरह निकल आएगा, फिर हम शराफत अली से राब्ता कायम करेंगे। जी बेहतर, फिरदौसी ने कहा और उठकर बावर्ची खाने की तरफ चल दी। आसिया भी जल्दी से उठकर उसके पीछे जाते हुए बोली, चलो मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ, कुछ मदद ही कर दूंगी तुम्हारी। शराफत अली ने मेरी बात सुनकर कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है जिलानी, गुलशन इकबाल में एक मकान है मेरा जो अभी परसों खाली कराया मैंने। मैं इस ख्याल से कि कभी दुश्मन फिरोज के मकान तक जा पहुंचा तो तुम लोग फौरी तौर पर उधर मुंतकिल हो सकते हो। ये बात उसी दिन से मेरे जहन में थी जिस दिन तुमको फिरोज की तरफ मुंतकिल होना पड़ा था, लिहाजा उसी रोज से मैंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किराए पर उठे हुए अपने मकानों को खाली कराने की मुहिम शुरू कर दी थी ताकि बवक्त जरूरत उन्हें काम में लाया जा सके। और देख लो, मेरा अंदाजा ठीक ही निकला, आज उसकी जरूरत पड़ी गई। तुम इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। इस दौरान तैयारी कर लो तुम सब लोग यहाँ से निकलने की। उस मकान में ज्यादा देर ठहरना किसी भी तरह मुनासिब मालूम नहीं होता मुझे। ये तुमने बहुत ही अच्छा किया यार, तुम में एक बड़ी खूबी है कि तुम हर किस्म के हालात का पहले से ही अंदाजा कर लेते हो और उनके नताइज का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हो। बहरहाल तुम आओगे यहाँ तो सब तुम्हें तैयार मिलेंगे। मैंने फोन बंद किया तो फिरोज ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ भाई, किस बात पर इतनी तारीफ कर रहे थे तुम उसकी? मैंने उसे बताया कि शराफत अली ने पहले से किसी ऐसी जरूरत के पेश नजर चंद मकानों का बंदोबस्त कर लिया है जो जरूरत पड़ने पर काम आते रहेंगे हमारे। क्या ये बात काबिल तारीफ नहीं है? क्यों नहीं, ये शख्स तो यारों बहुत ही ज़हीन और दूर अंदेश है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये खुशबख्ती है हमारी जिलानी, ऐसा मुखलिस और ज़हीन आदमी हमें अता किया अल्लाह ताला ने। फिरोज जल्दी से बोला, हाँ यार, ये शख्स बहुत काम आ रहा है हमारे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ अगर शराफत अली का ताउन हासिल ना होता हमें तो वह आइजक ना जाने क्या हशर कर चुका होता अब तक हमारा। आबी ने फिरोज की तायद में गर्दन हिलाते हुए कहा। टेलीफोन की घंटी ने हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अनवर ने फोन रिसीव किया, फिर मुझे मुखातिब करके बोला, जिलानी साहब आपका फोन है, कोई खातून बात करना चाहती हैं आपसे। लिज़ी होगी शायद, और कौन खातून हो सकती है उसके सिवा जो मुझसे बात करेगी यहाँ? मैंने उठते हुए कहा, वो लिज़ी ही थी। मेरी आवाज़ सुनकर वो बोली, कैसे हैं आप जनाब आली, ठीक तो है ना बिल्कुल? हाँ लिज़ी बेगम, फ़िलहाल तो मैं खैरियत से हूँ और तुम्हारी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब है। वो हल्का सा कहकहा लगाकर बोली, खुदा नजर बद से बचाए, इस वक्त तबीयत बहुत मौजू मालूम होती है आपकी, लेकिन इससे तुम ये ना समझ लेना कि मैंने शेर वेर कहने का कोई नामाकुल काम शुरू कर दिया है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? शेर कहना नामाकुल काम है आपकी नज़र में? अदब लतीफ़ की तौहीन कर रहे हैं आप। ज़्यादा वकालत न करो उस बेहूदगी की। जो लोग दुनिया में कोई काम नहीं कर पाते वो शेख चिल्ली की तरह ख्वाब देखते हैं और इन ख्वाबों को खूबसूरत अल्फाज में लपेट कर बयान करना शुरू कर देते हैं। ख्वाबों की दुनिया में रहने वालों को कम अज़ कम मैं तो माकूल आदमी नहीं कह सकता। खैर छोड़ें इन फजूल बातों को जनाब आली, ये हमारी लाइन ही नहीं है, तो हम क्यों इस मौजू पर सर खपा रहे हैं? मुझे तुमसे मुकम्मल इत्तेफाक है। ये बताओ तुमने माजी के सिलसिले में क्या किया अब तक? आज की ही मोहलत है ना तुम्हारे पास, यानी आज इस काम को कर देना है तुम्हें। शाम तक माजी नहीं पहुंची मेरे पास तो फिर मैं अपने तौर पर काम शुरू कर दूंगा। मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया इस वक्त। मैं उन्हें इस कैद से रिहाई दिलाने ही जा रही हूँ, आप मेरा इंतज़ार करें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक माजी को साथ लेकर पहुँच रही हूँ मैं। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। और हाँ, वो बाली कहाँ है? उसके बारे में कुछ नहीं बताया तुमने, उसे मत भूल जाना, साथ लेकर ज़रूर आना। ओह लेकिन उसे आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? सिर्फ एक मुलाजमा ही तो है ना वो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी हैसियत कुछ भी हो, मुझे हर वो शख्स बेहद अजीज़ है जिसका मुझसे कुछ भी ताल्लुक़ है। लेकिन उसे तो आइज़क ने अपनी खिदमत के लिए अपने साथ रखा हुआ जनाब आली, इसके लिए तो बाकायदा जंग करना पड़ेगी मुझे। मेरे सीने पर एक घूंसा सा लगा। उस जलील यहूदी ने बाली को अपनी कनीज बना लिया था, लूट का माल समझ रहा था वो उसे, और ये समझ लिया था उसने कि मैं बाली जैसी मासूम और खिदमत गुजार औरत को उसकी तहवील में रहने दूंगा। मैं भूल जाऊंगा उसे और उसकी वफादारियों को, एक मामूली मुलाजमा समझकर नजरअंदाज कर दूंगा। ये भूल थी उसकी। वो मामूली मुलाजमा उस जानिसार हैदर की आबरू थी जिसने मेरी माजी पर अपनी जान निसार कर दी थी, जो दुश्मन की राह में ऐसी दीवार बन गया था जिसे ढाए बगैर वो माजी को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। चुनांचे उसने वो दीवारी गिरा दी और हैदर को हलाक करने के बाद ही वो अपने मकसद में कामयाब हो सके थे। फिर ये कैसे मुमकिन था कि मैं हैदर की इज्जत को एक लानती यहूदी के कदमों में रुलने के लिए छोड़ देता? मैंने लिज़ी से कहा, अगर तुम बाली को नहीं ला सकती
اسے اس کتے آئزک کے شکنجے سے آزاد نہیں کرا سکتی تو ماچی کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دو. میں خود ان کے لیے اس بھیڑیوں کے غار میں اتر جاؤں گا اور یا تو ان دونوں کو وہاں سے نکال لاؤں گا یا خود بھی ان کے ساتھ فنا ہو جاؤں گا. نہیں نہیں جناب عالی، ایسا نہ کہیں. میں وعدہ کرتی ہوں جان کی بازی لگا کر بھی ان دونوں کو ساتھ لانے کی پوری کوشش کروں گی. آپ بس دعا کریں رب العزت سے میرے وعدے کی لاج رکھ لے وہ. نہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لزی. میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اسے مجھ پر ہی چھوڑ دو، میں خود نمٹ لوں گا اس سے. اب ایسی باتیں بھی نہ کریں جناب، لگتا ہے آپ نے اب تک مجھے دل سے قبول نہیں کیا. میرا اور آپ کا مسئلہ الگ نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. تم کسی بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دو اور دیکھو اگر کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے اطلاع ضرور کر دینا. میں فوراً پہنچ جاؤں گا تمہاری مدد کے لیے. وعدہ پورا کرنے کے چکر میں کسی پریشانی میں نہ ڈال لینا اپنے آپ کو. میں نے ملائمت سے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا موقع آئے تو میں ضرور خبر کر دوں گی آپ کو. اب مجھے اجازت دیں. لزی نے سعادت مندی سے کہا. اچانک مجھے خیال آیا وہ 2 گھنٹے کے اندر ماجی اور بالی کو ساتھ لے کر یہاں آنے کو کہہ رہی ہے، مگر اسے اس جگہ کا پتہ تو معلوم ہی نہیں ہے. وہ آئے گی کس طرح؟ چنانچہ میں نے فوراً کہا لیکن تم یہاں آؤ گی کیسے؟ یہ جگہ تو تم نے دیکھی نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تمہیں یہاں کا پتہ بتایا کبھی. پتہ ہی تو نہیں بتایا آپ نے مجھے، ٹیلی فون نمبر تو بتایا ہے نا. مطمئن رہیں میں پہنچ جاؤں گی، لزی نے جواب دیا. اس کی بات سن کر میری تو جیسے کھوپڑی اڑ گئی. اچانک مجھے خیال آیا کہیں آئزک کو لزی نے تو میرا پتہ نہیں بتا دیا.